हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल। और आज हम लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम लोग जो आगे के पीछे वाले क्लास था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, इमोशन है और एक्सप्रेशन है। उसके बाद लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में, वी द पीपल और मोनार्की के बीच में। और वी द पीपल क्या मांग रहे थे, वी द पीपल सोवरेनिटी मांग रहे थे। अब हम लोग चलते हैं टाइमलाइन की तरफ कि टाइमलाइन क्या था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। 1799 में नेपोलियन आया और नेपोलियन ने कुछ रिफॉर्म्स किए, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी रिफॉर्म्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैंने क्रॉस किया है। और फिर 1799 से लेकर 1815 तक था, ये पूरा नेपोलियन का पीरियड था। ये जो है 1799 टू 1815, इस पीरियड में नेपोलियन ने ही यूरोप पर राज किया। तो उसने क्या क्या जीता। उसने जर्मनी जीता, स्विट्जरलैंड जीता, इटाली जीता। 1815 में जब नेपोलियन हार गया, जब नेपोलियन 1815 में हार गया, तो उसे नेपोलियन वीएस यूरोपियन किंगडम्स, मतलब यूरोपियन किंगडम्स ने हराया। और यूरोपियन किंगडम्स में कौन कौन थे, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ने मिलकर हराया। जब 1815 में नेपोलियन हारा तो 1815 में देखिए, एक जगह नेपोलियन तो हारा, नेपोलियन ने वाटरलू में जब नेपोलियन हारा, तो फिर जो यूरोपियन मोनार्ची थे वो ये सोच रहे थे कि हम कैसे फिर से पावर गेन करें। जो नेपोलियन ने रिफॉर्म किया है, जो नेपोलियन ने जो चीज़ें लाई हैं, हम उसे कैसे हटाएं। तो वो उन्होंने सोचने, तो उसी के लिए उन्होंने एक वेना कांग्रेस या सेशन बुलाया, जिसमें उन्होंने सोचा कि मोनार्की को हम फिर से स्टेबलाइज करेंगे। और मोनार्की में हम लोग को ये होंगे कि हम स्ट्रॉन्ग किंगडम लेंगे और वी द पीपल और नेशनलिज्म को हम लोग हटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद फ्रांस में जब नेपोलियन था तो उसने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटाली और जर्मनी को कैप्चर किया था। नेपोलियन कैप्चर्ड दिस कंट्रीज फ्रॉम फ्रांस। तो जब वेना कांग्रेस आया तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो नेशनलिज्म था, उन्होंने सोचा उसे हटाएंगे। उसी के लिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी, मतलब विचार किए, लेकिन वो भी नहीं रुके। तो जो नेपोलियन रिफॉर्म्स किए थे, ये लोग सोचे थे कि हम उसे उल्टा कर दें। तो वी द पीपुल सर्कमस्टांसेस, वी द पीपुल का कुछ सर्कमस्टांसेस थे। और 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, और जुलाई रिवॉल्यूशन बेल्जियम में हुआ था। तब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ डज नेशनलिज्म इन यूरोप कम। ऑल मोनार्ची हैज़ लार्ज एम्पायर, सारे मोनार्की के पास लार्ज एम्पायर थे। इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम नेशन स्टेट, तो ये डिसइंटीग्रेटेड हो गया नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो if you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर हम मिड 18th सेंचुरी यूरोप के जो मैप देखें तो वहाँ पर देखेंगे कि आज के ज़माने में कोई भी नेशन स्टेट वहाँ पर नहीं है। What we now today is Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers and autonomous territories. तो हम जर्मनी में 300 ज़्यादा जो थे वो डिवाइडेड थे, 300 से ज़्यादा नेशन स्टेट डिवाइड थे। इटाली में 30 थे और स्विट्ज़रलैंड कैंट भी कुछ ऐसा ही था। और जो डचीज और कैंटन्स थे, जो इसके रूलर ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, बहुत सारे इनके टेरिटरीज थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विथिन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपुल। ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, मतलब वो सर्वशक्तिशाली थे
अपने टेरिटरीज को, जो डाइवर्स पीपुल मतलब डाइवर्स पीपुल का मतलब क्या कि कोई अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज के पीपुल के साथ। They did not see themselves as sharing of collective identity or common culture. ये अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर से नहीं दिखाते थे। Often they even spoke different languages and belong to different ethnic groups. इथनिक मतलब होता है जाति, तो ये अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे और अलग अलग जाति मतलब इथनिक ग्रुप से भी थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो रूल किया ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे एक पैचवर्क बनाया अलग अलग रीजन्स और पीपुल्स पर। It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German-speaking. तो ये अल्पाइन रीजन में थे, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड है वो आज चेकोस्लोवाकिया का पार्ट है और वो बोहेमिया बोलते थे। जैसे अरिस्टोक्रेसी थे वो प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। तो वो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी इंक्लूड थे, जिसमें जैसे लंबार्डी और वेनेशिया। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वेल द अदर्स हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में आधा पॉपुलेशन था वो मैग्यार बोलता था। मैग्यार एक हंगरियन लैंग्वेज है और हाफ ऑफ द जो थे वो डायलेक्ट्स बोलते थे। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स दीज वेयर आल्सो लिव्ड विथिन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपुल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन कारोलिनिया, क्रोट्स टू द साउथ एंड द रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसलेवेनिया रोमानिया में है। तो गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी थे वो पॉलिश बोलते थे। इनको हटा के छोड़ा जाए तो तीन डोमिनेंट्स ग्रुप थे जो अपने बाउंड्रीज को भी शेयर करते थे अपने एम्पायर से। तो उसमें मास ऑफ मतलब पीपुल भी थे, जैसे बोहेमियंस, स्लोवाक्स नॉर्थ में थे, स्लोवेन्स कार्नोलिया में थे, क्रोट्स जो थे वो साउथ में थे और जो रोमन्स थे वो ईस्ट में थे ट्रांसल्वेनिया में। Such differences did not easily promote a sense of political unity. तो ऐसे डिफरेंसेस एक पॉलिटिकल यूनिटी को नहीं प्रमोट करती। द ओनली टाइप बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। तो एक टाइप बाइंडिंग है इस डाइवर्स ग्रुप का, उसी को हम लोग एक एलिजेंस बोलते हैं एम्पायर के। तब एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तब कैसे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट आया हमारे पास। तो इसके लिए आंसर है जो वो है मिडिल क्लास। मतलब एक सोसाइटी वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा। तो अब हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मतलब रईस वर्ग और न्यू मिडिल क्लास मतलब नए मध्यम वर्ग। सोशली एंड politically, a landed aristocracy was the dominant class of the continent. डोमिनेंट क्लास मतलब बहुत कम मात्रा में। तो सोशल और पॉलिटिकली एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे जो डोमिनेंट क्लास थे कॉन्टिनेंट पे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो जो मेंबर थे इस क्लास के वो यूनाइटेड थे कॉमन वे लाइफ से जो अलग अलग रीजनल डाइविजन से कट थे। They owned estates in the countryside and also town houses. तो वो अपने स्टेट को लिए कंट्री साइड में और टाउन हाउसेस को भी। They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. वो फ्रेंच इसलिए बोलते थे अपने पर्पज और हाई पर्पज के लिए, और जो डिप्लोमेसी था उसका हाई सोसाइटी में। Their families were often connected by ties of marriage. और जो उनके फैमिलीज थे वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करते थे, मतलब वो अपने में ही शादी करते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप।
तो ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थे वो एक छोटा ही ग्रुप था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, और जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था वो पीजेंट से बना था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेट्स एंड द स्मॉल ओनर्स, while in Eastern and Central Europe the pattern of land holding was characterized by the vast estates which were cultivated by serfs। तो वेस्ट में जो बल्क था लैंड का वो टीनेट्स फार्म करते थे और स्मॉल और ईस्टर्न में जो सेंट्रल यूरोप था और पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वो वास्ट स्टेट जो कल्टिवेटेड सर्व्स करते थे। In Western and parts of Central Europe, the growth of the industrial production and trade meant the growth of the towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। कॉमर्शियल क्लास मतलब व्यापारी वर्ग जो व्यापार करता था। वेस्टर्न में और जो पार्ट्स थे सेंट्रल यूरोप में उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जन्म हुआ जिससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हम कहते हैं। और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो वेस्टर्न यूरोप और इंग्लैंड में सबसे पहले चालू हुआ, उसके बाद वो अदर एरिया मतलब दूसरे एरिया में भी फैला। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में तो दूसरे हाल में 18th सेंचुरी के दूसरे हाफ में आया, लेकिन फ्रांस और जो पार्ट्स ऑफ जर्मन थे उसमें ये 19th सेंचुरी में आया। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स। तो उन्हीं के वेव में जो नए नए सोशल ग्रुप्स थे वो आए, जैसे उसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, मिडिल क्लास जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन और प्रोफेशनल आते थे। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो ये ग्रुप था वो छोटा था नंबर में 19th सेंचुरी तक। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी। तो ये एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास था जो आइडिया करता था नेशनल यूनिटी का और फॉलो करता था एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो पॉपुलरिटी गेन किया था। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि डिफिनीशन व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो किस लिए लिबरल नेशनलिज्म आया। जो न्यू मिडिल क्लास आंसर इसका था न्यू मिडिल क्लास लिबरल गिव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म को जो था वो नया मध्यम वर्ग था वो उसने दिया। चलिए और आगे पढ़ते हैं। Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का 19th सेंचुरी के शुरुआत में, तो जो यूरोप था वो क्लोजली अलाइड था लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग्स फ्री। जो टर्म लिबरलिज्म है वो लैटिन रूट लिबर से आया है जिसका मतलब फ्री होता है। For the new middle class, liberalism stood for the freedom for the individual and equality of all before the law। तो नए मिडिल क्लास के लिए जो लिबरलिज्म है वो फ्रीडम है इंडिविजुअल के लिए और इक्वालिटी बिफोर लॉ। और लिबरलिज्म ये भी कहता कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तब ये पॉलिटिकली कंसेप्ट बताता है जो गवर्नमेंट कंसेंट करता है, मतलब जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेगा। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ तो जो लिबरलिज्म था वो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी के और क्लरिकल प्रिविलेज के लिए ही जाना जाता था, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना गवर्नमेंट का पार्लियामेंट से उसके लिए। 19th century liberals also stressed the inviolability of private people। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे वो भी
प्राइवेट पीपुल का ज़मीन लेने लगे। Yet, equality before law does not necessarily stand for universal suffrage. Suffrage मतलब right to vote। जो equality before law है वो universally suffrage नहीं है। You will recall in the revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। तो हम रिकॉल करें रिवोल्यूशनरी फ्रांस में जो बताया था कि पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट थे लिबरल डेमोक्रेसी में, जो राइट टू वोट था और जो इलेक्टेड था वो एक्सक्लूसिव था प्रॉपर्टी ओनिंग मैन का। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। आपने देखा होगा जब नेशनल असेंबली थी तो एक्टिव पैसिव मैन बने थे, तो उसी में जो मैन थे वो बिना प्रॉपर्टी के और जो वुमेन थे वो पॉलिटिकल राइट्स से तो उन्हें हटा ही दिया गया था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डर ऑल अडल्ट मेल एंजॉय सफ्रेज। कुछ पीरियड के लिए जो जैकोबिन्स के अंडर में जो अडल्ट मेल्स थे वो ही सिर्फ सफ्रेज एंजॉय करते थे। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफ्रेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। तो जब नेपोलियनिक कोड आया तो लिमिट कर दिया सफ्रेज को, रिड्यूस कर दिया वुमेन के स्टेटस एक माइनर में और सब्जेक्ट कर दिया अथॉरिटी ऑफ फादर्स और हस्बैंड के लिए। Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights। तो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी मैन है वो एक अपोजिशन ऑर्गेनाइज किया मूवमेंट जो डिमांड करता था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म है वो फ्रीडम ऑफ मार्केट और एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन के लिए जाना जाता है, जो मूवमेंट था गुड्स और कैपिटल का। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो 19th सेंचुरी में वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड था मिडिल क्लास को इमर्ज करने के लिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम एग्जांपल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का पहले हाफ 19th सेंचुरी में। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless small principalities of confederation of 39 states। तो जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है वो क्रिएट किया था एक काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ बजाइए लजा पहले Each of these possessed its own currency and weights and measure। तो ये जितने भी सारे थे वो अपने करेंसी और वेट्स और मेजर को लेते थे। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods without would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each of one of them। तो एक जो मर्चेंट था मतलब जो सेल गुड्स और सर्विस गुड्स भेजता था वो 1833 में, तो उसे हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने के लिए उसे ना 11 कस्टम बैरियर्स से पास होना चाहिए था और कस्टम ड्यूटी उसे पे करना पड़ता था 5% का। हर सब पर 11 कस्टम है तो हर एकक पर जैसे ये एक पर 5 दिया, फिर दूसरे पर 5 दिया, फिर तीसरे पर 5 दिया, सब पर उसको 5% का कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। ड्यूटीज वेर ऑफ्टन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जो ड्यूटी थे वो लिव कर दिए वेट्स और मेजरमेंट के लिए गुड्स के लिए। एज ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो हर रीजन के पास अपने वेट्स और मेजरमेंट है जो इन्वॉल्व करता है टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन को। द मेजर ऑफ क्लॉथ्स for example was the LA in which in the region stood for a different length।
जो मेजर था क्लॉथ का एग्जाम्पल एले वो फ्रेंच भाषा में, जैसे हमारे यहाँ क्लॉथ का है मीटर, तो वहाँ फ्रेंच में उसे एले के नाम से जानते थे। डिफरेंट रीजन में वो उसका अलग अलग लेंथ था। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इन मैच 55.1 सेंटीमीटर इन न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर इन फ्रेबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। तो एले था जो टेक्सटाइल मटेरियल का, उसे फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर में बेचा जाता था, बैंज में 55.1 सेंटीमीटर में, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर में। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movements of goods, people and capital. तो कुछ कंडीशन जो ऑब्स्टेकल्स ने देखें इकोनॉमिक चेंज और ग्रोथ के लिए, जो नया मध्यम जो व्यापारी वर्ग था कॉमर्शियल क्लास, जो आर्ग्यू करता था कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बने जो अलाउ करे पूरे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल और कैपिटल को। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states. कस्टम यूनियन का मतलब होता है फ्री मूवमेंट। 1834 में एक कस्टम यूनिट मतलब फ्री मूवमेंट, और इसे ही हम लोग जोल्वरीन बोलते हैं फ्रेंच भाषा में। ये बना था इनिशिएटिव प्रूसिया से बना था, और इसे बहुत सारे जर्मन स्टेट इसे ज्वाइन किए थे। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। जो यूनियन था वो तारीफ बैरियर को अबोलिश कर दिया और रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ करेंसी 30 से 2 तक ला दिया, मतलब 30 से 2 ला दिया वो। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification। जो क्रिएशन था नेटवर्क रेलवेज का वो स्टिमुलेटेड मोबिलिटी में हो गया और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना दिया नेशनल यूनिफिकेशन पर। वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड टू वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट टाइम। तो एक वेव बना दिया इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो बड़ा होते गया, वाइडर नेशनलिस्ट, एक नया मतलब कंजर्वेटिज्म ग्रुप बनता गया। So friends, यहाँ से मैं आपको एक शॉर्ट में भी बता देता हूँ। जो लिबरलिज्म था उसका लैटिन वर्ड था और वो उसका मतलब लीवर था। लीवर का मतलब फ्री था और फ्री इंडिविजुअल के लिए था। तो लिबरलिज्म दो तरह का था, एक पॉलिटिकल था, एक इकोनॉमिकल था। तो पॉलिटिकल में क्या था? पॉलिटिकल में इक्वालिटी बिफोर लॉ था, वोट था, गवर्नमेंट फॉर्मेशन था और इलेक्शन था। और जो इकोनॉमिक था उसमें मार्केट पर इसने ज़्यादा ध्यान दिया इकोनॉमिक में। तो मार्केट में इकोनॉमिक में आ जाएगा बिजनेस, प्रोफेशनल, जॉब। तो इसके मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक गुड्स एक सर्विसेज। तो गुड्स में क्या देखा जाता है? प्राइजेस, क्वांटिटी, क्वालिटी। और सर्विसेज में भी प्राइजेस, क्वांटिटी, क्वालिटी। तो जो मार्केट था वो स्टेट के कंट्रोल में था और जो लिबरलिज्म था लिबरलिज्म से स्टेट के कंट्रोल में था। और जो फ्री मार्केट था ये लिबरल्स के हाथ में था और ये मार्केट लिए इनसे और इंडस्ट्रियलाइजेशन किए किन चीज़ों का? रॉ मटेरियल और मिडिल क्लास। फिर मैंने आपको बताया कि जोल्वरीन फॉर्म हुआ कि उसे कस्टम यूनियन पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक जैसे महाराष्ट्र से हरियाणा जाना है तो बीच बीच में जो स्टेट पड़ेंगे, जैसे बीच में गुजरात पड़ गया तो गुजरात आगे फिर कुछ और पड़ेंगे स्टेट, तो वैसे पढ़ना पड़ता था। तो उन्हें 5% का यहाँ पर 5% हर जगह उन्हें देना पड़ता था। और वहाँ पर मैंने फ्रांस में बताया कि 11 कस्टम यूनियन थे, कस्टम यूनियन थे। और फिर एले मैंने आपको बताया इंडिया में जैसे हमारे यहाँ मीटर है क्लॉथ का, हम लोग मीटर में नापते हैं, तो वैसे ही फ्रांस में उसे एले में नापते हैं, उसी को हम लोग एले बोलते हैं।
जोल्वरिन जोल्वरिन हम मतलब फ्री मूवमेंट, इसे फ्रेंच की भाषा में जोल्वरिन बोलते हैं। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इनका कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, इन्हें टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू। अब हम लोग कल लेक्चर 3 पढ़ेंगे। और लेक्चर 3 में हम लोग न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पढ़ेंगे। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।